तो बच्चों आज हम हेमेटोलॉजी ब्रीफ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है। वी विल लर्न जनरल थिंग्स अबाउट बेसिक थिंग्स अबाउट हेमेटोलॉजी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। पहले तो स्टार्ट करते हैं हेमेटोलॉजी है क्या। हेमेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है ब्लड के बारे में, ब्लड के कंपोनेंट के बारे में और ब्लड टिश्यू के बारे में और ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में। ये सब स्टडीज हम किसमें करते हैं, हेमेटोलॉजी में। जैसा कि ब्लड की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। जैसे कि कौन से कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि ब्लड के कौन से कंपोनेंट, ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, ब्लड सेल्स के बारे में हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रोटीन्स, बोन मैरो, प्लेटलेट्स, ब्लड वेसल्स, स्प्लीन, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, ये सब चीज़ें हम हेमेटोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ डिजीज जैसे कि सच डिजीज माइट इंक्लूड हीमोफीलिया, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स, अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर सच एज ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के एग्जांपल जैसे कि ल्यूकीमिया, माइलोमा और लिम्फोमा, ठीक है। ल्यूकीमिया, माइलोमा एंड लिम्फोमा, ये हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में, ठीक है। तो चलते हैं। ये ब्लड कॉम्पोजिशन है, तो आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ क्या चीज़ होगा। ये ट्यूब है, ब्लड के दो कंपोनेंट होंगे, प्लाज्मा होगा और फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे, ठीक है। एक सेकेंड। तो ब्लड बॉडी फ्लूइड, ब्लड दो प्रकार के होंगे, प्लाज्मा होगा उसमें, उसके अंदर क्या होगा 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड कंपोनेंट क्या क्या है, 55% और 45%। 55% क्या रहेगा, प्लाज्मा रहेगा और 45% क्या रहेगा, फॉर्म एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये चीज़ पढ़ते हैं। और प्लाज्मा में कितने आ जाएंगे, प्लाज्मा में 90% क्या होता है, वाटर होता है। तो प्लाज्मा में अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर दें, तो क्या बन जाता है, उसमें क्या आता है, सीरम, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको याद करना है, ठीक है। और सुनिए, सीरम होता है प्लाज्मा में, और क्या क्या होता है, प्लाज्मा में होती हैं प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन तीन प्रकार की प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। ये तीन प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। एल्ब्यूमिन का काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, तो इसका काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, बैलेंसिंग का काम इनका रहता है, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस कराते हैं। ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं। फाइब्रिनोजन क्या है, इट हेल्प इन द कोगुलेशन, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होंगे और सम सॉर्ट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होंगे। तो यही इस फिगर में दिया है। आरबीसी को क्या बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। आगे डिटेल में हम देखने वाले हैं इसको। देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पुसल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, ठीक है। ये वाला सेक्शन हम स्किप करेंगे, आगे ही है स्लाइड में, वहां देख लेंगे क्योंकि इसमें इमेज क्लियर नहीं है इसलिए। तो देखिए फंक्शन, बेसिक चीजें चल रही है, तो बेसिक चीजें समझ ही लेते हैं क्या करना है। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या क्या हो सकता है, पहला है ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, ये क्या करते हैं, फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड सच एज, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, वेस्ट फ्रॉम द सेल एंड हॉर्मोन्स। तो ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड सच एज क्या क्या, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग, वेस्ट फ्रॉम द सेल एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो, इट ऑल्सो एड्स इन द हीट डिस्ट्रीब्यूशन, इट ऑल्सो मेंटेन द हीट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, इट ऑल्सो रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आगे देखेंगे हम। तो ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, ये हमारा पहला काम, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने का काम है, इसका हीट डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, एसिड बेस बैलेंस भी करता है।
तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा था 55% प्लाज्मा था और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट था। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में भी पहला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आरबीसी मींस इराइथ्रोसाइट। तो रेड ब्लड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो रेड ब्लड सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड CO2 फ्रॉम द सेल, दूसरा काम रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड CO2 फ्रॉम द सेल, और तीसरा काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट, ये आरबीसी का काम है, ठीक है। अब सुनो, इराइथ्रोसाइट कंसिस्ट मेनली, क्या इराइथ्रोसाइट के अंदर होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, अ कॉम्प्लेक्स मेटालोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स मेटालोप्रोटीन कंटेन, क्या क्या कंटेन होता है इनके पास, हीम ग्रुप whose iron atoms temporarily bind to oxygen molecules in the lung or gills and release them throughout the body, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में, ठीक है, दो चीजें होंगी, हीम होगा, ठीक है, और आयरन एटम होगा, ठीक है। तो आयरन एटम एक बार में लंग्स, हीमोग्लोबिन में क्या क्या कंपोनेंट है, हीम प्रोटीन है, हीम ग्रुप एंड आयरन है। तो समझते हैं बात को कि आयरन लंग्स में क्या होता है कि आयरन एटम के साथ 4 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो जाते हैं लंग्स में, और जब सेल के पास जाते हैं वहां पे रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ऑक्सीजन कैन इजिली डिफ्यूज थ्रू द रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल से इजिली क्या हो सकता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सकता है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ज्यादा गौर नहीं करेंगे इन सब में। अब हम कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में, ल्यूकोसाइट के बारे में जानेंगे। ल्यूकोसाइट WBC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस, पहला रिस्पॉन्सिबल है WBC किसके लिए, फेगोसाइटोसिस के लिए, दूसरा सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी, और तीसरा है इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, और प्रोडक्शन ऑफ हिपेरिन, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं, फेगोसाइटोसिस क्या है। तो फेगोसाइटोसिस मीन्स एंगल, मान लेते हैं बॉडी में क्या हुआ कि एंटीजन एंटर कर गया, फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर गए, तो WBC क्या करेंगे, उसको घेर लेंगे, उसको एंगल्फ कर लेंगे, एंगल्फ करने के बाद उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो फेगोसाइटोसिस टू एंगल्फ एंड एब्जॉर्ब वेस्ट मटेरियल्स एंड हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज एंटीजेंस इन द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यूज, ठीक है। अब दूसरा काम है, WBC ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। देखेंगे कौन कौन से WBC, ऐसे कौन से टाइप्स ऑफ WBC हैं जो इन्फ्लेमेशन कराते हैं, वो हम आगे ही देखेंगे। तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ हिपेरिन, ठीक है। तो WBC क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिपेरिन प्रोड्यूस करते हैं। हिपेरिन एक ऐसा केमिकल है जो कि एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, मींस ब्लड इनसाइड द बॉडी क्लॉट नहीं कर पाता है, क्यों, हिपेरिन की वजह से। तो हिपेरिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस, तो हिपेरिन किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि थ्रोम्बोसिस के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, हिपेरिन यूज करते हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड ल्यूकोसाइट, तो देखो दो टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मींस ये होता है कि उनके सरफेस पे जो है ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे तो बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट, और नहीं पाए जाएंगे तो बोलेंगे एग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्यूल्स पार्टिकल अगर पाए गए तो ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, और एग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। अगर कभी पूछे कि कौन सा किसमें ज्यादा पाया जाता है, तो आपको याद करना पड़ेगा, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट पाए जाएंगे, ठीक है। इनमें याद करना है, बाकी के बता रहा हूं मैं। देखो कॉम्पोजिशन आएगा, देखो अभी कॉम्पोजिशन आएगा तो वहां बात करेंगे, ये ओवरव्यू चल रहा है अभी, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट मींस प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट जो होता है ब्लड का वो कौन होता है, प्लेटलेट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग प्रोसेस, ये किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द क्लॉटिंग प्रोसेस। कोगुलेशन, कोगुलेशन, कोगुलेशन टर्म यूज किया जाता है फॉर द क्लॉटिंग। एक शब्द होता है एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म क्या है, देखो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी, आर्टरी का क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे ब्लड इधर जा रहे हैं तो आर्टरी का क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, टिपिकली बाय अ क्लॉट ऑफ ब्लड। तो क्या होता है कि आर्टरी, अगर आर्टरी में क्या हो जाए, ब्लड क्लॉट कर जाए,
और एयर बबल्स बन जाए विच इज मूविंग थ्रू द बॉडी, तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लड का क्लॉट बन जाता है, और या तो क्लॉट बन जाएगा या तो उनमें एयर बबल्स आ जाएंगे, किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर। इस टर्म्स को क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म। ठीक है, तो टोटल सेल काउंट जिसको बोलते हैं, टोटल सेल काउंट मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? सीबीसी। तो कंप्लीट ब्लड काउंट इज एन इजी एंड वेरी कॉमन टेस्ट। तो सीबीसी क्या है? वेरी कॉमन टेस्ट और इजी टेस्ट होता है दैट स्क्रीन फॉर सर्टेन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट योर हेल्थ। ठीक है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट डिटरमाइन इफ देयर आर एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन योर सेल काउंट। तो सीबीसी से हमें ये पता चलता है कि सेल काउंट बढ़ा है या घटा है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड योर जेंडर। तो जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? एक तो जेंडर फैक्टर पर डिपेंड करता है और एज पे डिपेंड करता है। तो बात करेंगे, योर लैब रिपोर्ट विल टेल यू, योर लैब रिपोर्ट विल टेल यू द नॉर्मल वैल्यू रेंज फॉर योर एज एंड जेंडर। तो जब हम रिपोर्ट लेते हैं तो उसमें नॉर्मल वैल्यू रेंज भी लिखे रहते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, a CBC can help diagnose a broad range condition। तो CBC से हम broad range ऑफ कंडीशन डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम एनीमिया टू एनीमिया से लेके कैंसर तक। तो एनीमिया से लेके कैंसर तक हम CBC के मदद से डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीबीसी के बारे में और डिटेल में जानकर। सीबीसी का फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट, विद और विदाउट डिफरेंशियल, विद और विदाउट डिफरेंशियल। अब बात करते हैं, पेरिफेरल वेनस ब्लड इज कलेक्टेड इन अ लेवेंडर ट्यूब। जो पेरिफेरल वेनस ब्लड होता है उसको हम किससे कलेक्ट करते हैं? कौन से ट्यूब से? लेवेंडर ट्यूब से। लेवेंडर ट्यूब में क्या होता है? कंटेन द एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? ईडीटीए। तो लेवेंडर ट्यूब में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है? ईडीटीए। और उसमें कौन सा ब्लड हम लेंगे? पेरिफेरल वेनस ब्लड लिए, एंड शुड बी थोरली मिक्स्ड। ब्लड लेने के बाद ट्यूब को प्रॉपर्ली क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। द सैंपल इज देन ट्रांसपोर्ट टू अ लैब। अब इस सैंपल को कहाँ हम ट्रांसपोर्ट कर लेंगे? लैब। समटाइम्स द सैंपल इज ड्रॉन ऑफ अ फिंगर प्रिक। कभी कभी क्या होता है कि सैंपल को हम फिंगर प्रिक से भी ड्रॉन ऑफ कर लेते हैं बाय यूजिंग, कौन सा पिपेट यूज करते हैं? पास्चर पिपेट। कौन सा पिपेट? पास्चर पिपेट यूज करते हैं फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग बाय एन ऑटोमेटेड काउंटर्स। मतलब अगर हमें जल्दी चाहिए, प्रोसेस नहीं कराना है, तो हम बाय फिंगर प्रिक से भी यूज ले लेते हैं, ड्रॉन ऑफ कर देते हैं। किसका यूज करके? पास्चर पिपेट का यूज करके, जल्दी अगर निकालना है, हमें जल्दी करना है, डायग्नोस करना है। अब हम बात करते हैं इन द पास्ट काउंटिंग ऑफ द सेल। इन द पास्ट काउंटिंग द सेल इन अ पेशेंट ब्लड वाज परफॉर्म मैन्युअली। पहले जमाने में जो काउंटिंग ब्लड का होता था उसको परफॉर्म कैसे किया जाता था? मैन्युअली किया जाता था बाय व्यूइंग अ स्लाइड प्रिपेयर्ड विद अ सैंपल ऑफ द पेशेंट ब्लड। क्या करते थे? माइक्रोस्कोप से व्यू करके, देख के बताते थे कि कितने काउंट हैं। ठीक है, मैनुअली परफॉर्म करते थे। अ ब्लड फिल्म और अ पेरिफेरल स्मेयर, मतलब ब्लड लिया, स्लाइड में रखा, पेरिफेरल स्मेयर बना और माइक्रोस्कोप से देख के काउंट करके, ये पहले के जमाने में ऐसे करते थे। प्रेजेंटली क्या करते हैं? दिस प्रोसेस इज जनरली ऑटोमेटेड बाय यूज ऑफ एन ऑटोमेटेड एनालाइजर। अब हम किसका यूज करते हैं? ऑटोमेटेड एनालाइजर का यूज करते हैं। विद ओनली अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% ऑफ द सैंपल बीइंग एग्जामिन्ड मैनुअली। सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% सैंपल जो है हम मैनुअली एग्जामिन करते हैं, बाकी का पूरा काम कौन कर देता है? ऑटोमेटेड एनालाइजर कर देता है। ठीक है, तो जनरली डिफिकल्ट टास्क था पहले कि माइक्रोस्कोप से काउंट करके बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब जो है ऑटोमेटेड एनालाइजर सारी वैल्यूज, सारी चीज़ें काउंट कर देते हैं। और जो है कि विद ओनली अप्रोक्सीमेटली 10 से 20% ऑफ सैंपल नाउ बीइंग एग्जामिन्ड मैनुअली। सिर्फ और सिर्फ सैंपल का 10 से 20% सैंपल ही जो है हम मैनुअली एग्जामिन करते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा काम जो है ऑटोमेटेड एनालाइजर कर देता है। चलिए अब बात करते हैं, द ब्लड इज वेल मिक्स्ड दो नॉट सेकेंड।
ब्लड को मिक्स करेंगे, ठीक है, पेरिफेरल ब्लड सैंपल निकाला, लेवेंडर ट्यूब में डाला, अब उसको वेल मिक्स्ड करेंगे, दो इट इज नॉट सेकेंड, ऐसे करके ऐसे 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 सेक नहीं करेंगे, दो नॉट सेकेंड, एंड प्लेस्ड ऑन अ रेक इन द एनालाइजर। अब उसको क्या करेंगे, रैक में रख देंगे। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज फ्लो सेल्स। अब इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होते हैं, फ्लो सेल्स होते हैं, फोटोमीटर्स होते हैं और एपर्चर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट में, फ्लो सेल्स होते हैं, फोटोमीटर्स होते हैं और एपर्चर्स होते हैं। तो तीन चीजें होती हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, फ्लो सेल्स, फोटोमीटर्स और एपर्चर्स होते हैं, दैट एनालाइज डिफरेंट एलिमेंट्स इन द ब्लड। ये क्या करेंगे, एनालाइज करते हैं डिफरेंट एलिमेंट इन द ब्लड। द सेल काउंटिंग कंपोनेंट काउंट द नंबर एंड टाइप ऑफ डिफरेंट सेल विद इन द ब्लड। अब सेल काउंटिंग कंपोनेंट काउंट होगा इस एनालाइजर से, ठीक है, तो नंबर्स काउंट होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट हुआ, आरबीसी काउंट हुआ, प्लेटलेट काउंट हुआ, इससे द रिजल्ट आर प्रिंटेड आउट। अब क्या करेंगे, ऑटोमेटेड एनालाइजर से रिजल्ट आर प्रिंटेड आउट और सेंड टू अ कंप्यूटर्स फॉर द रिव्यू, ठीक है। दिस इज अ फ्लो साइटोमेट्री। इसी क्या बोलते हैं, फ्लो साइटोमेट्री, कि रिजल्ट को जो है प्रिंट करके कंप्यूटर या लैब में भेज दिया जाए, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लो साइटोमेट्री। देखो क्या लिखा है, फ्लो साइटोमेट्री इज अ टेक्नोलॉजी, फ्लो साइटोमेट्री इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू एनालाइज द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल। किसका एनालिसिस करना, फिजिकल और केमिकल एनालिसिस करना पार्टिकल्स का, विच इज प्रेजेंट इन अ फ्लूइड एज इट पास थ्रू एट लीस्ट वन लेजर, एक लेजर से पास जब होगा तब। सेल्स कंपोनेंट आर फ्लोरेसेंटली लेबल्ड एंड देन एक्साइटेड बाय द लेजर टू एमिट लाइट एंड वेरिंग वेवलेंथ। मतलब फ्लो साइटोमेट्री में क्या यूज करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें फोटोमीटर्स यूज करते हैं, ठीक है, फ्लो सेल्स यूज करते हैं, एपर्चर्स यूज करते हैं, मतलब लेजर, मतलब पार्टिकल्स का वेवलेंथ रीड करेगा, तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का पार्टिकल रीड करेगा और उसको सेपरेटली काउंट करता जाएगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल का वेवलेंथ अलग अलग है, तो वेवलेंथ को रीड करके काउंट करना, ऐसी टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, फ्लो साइटोमेट्री टेक्नोलॉजी, ठीक है, यही लिखा है कि इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू एनालाइज द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल इन अ फ्लूइड एज इट पासेस थ्रू एट लीस्ट वन लेजर। सेल कंपोनेंट आर फ्लोरेसेंटली लेबल्ड, ठीक है, एंड देन एक्साइटेड। फ्लोरेसेंटली लेबल्ड मतलब पार्टिकल्स को पहले प्रोब में करेंगे, रेडियो एक्टिव करेंगे, लेबल्ड कर देंगे, ताकि जब वो सामने आएंगे तो वो चमकेंगे, तो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड एंड देन एक्साइटेड बाय द लेजर टू एमिट लाइट एट वेरिंग वेवलेंथ, ठीक है, ये चीज। देखिए ये ऑटोमेटेड एनालाइजर्स हैं, ठीक है, मेथोडोलॉजी ऑफ टेस्टिंग होल ब्लड एनालाइजर, तो ये क्या है, होल ब्लड एनालाइजर, ठीक है, मींस ऑटोमेटेड एनालाइजर। चलिए बात करते हैं अकाउंटिंग चैम्बर ऑल्सो नोन एज हीमोसाइटोमीटर। तो काउंटिंग चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर इज अ माइक्रोस्कोप स्लाइड दैट इज स्पेशली डिजाइन टू एनेबल सेल काउंटिंग। तो हीमोसाइटोमीटर या फिर काउंटिंग चैम्बर एक तरह का माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, क्या है, एक तरह का माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है दैट इज स्पेशली डिजाइन टू एनेबल सेल काउंटिंग। इसी से क्या करेंगे, सेल काउंटिंग करेंगे। द स्लाइड हैज अ सिंक इन द मिडिल, इट इज जस्ट लाइक अ न्यूबास चैम्बर देखा होगा आप लोगों ने, उसी की तरह है, सिमिलर है। तो देखो द स्लाइड हैज अ सिंक इन इट्स मिडल, तो स्लाइड, ये देखो ये स्लाइड है, बीच में क्या है, गड्ढे हैं, सिंक इन इट्स मिडिल, द एरिया ऑफ द सिंक इज मार्क्ड विद अ ग्रिड। तो ये जो गड्ढे हैं यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रिड्स मार्क करते हैं, ठीक है। अ ड्रॉप ऑफ सेल कल्चर इज प्लेस्ड इन द सिंक, और इसमें हम क्या डाल देंगे, अ ड्रॉप ऑफ सेल कल्चर, ठीक है, थोड़ा सा सेल कल्चर डाल देंगे, ठीक है। लुकिंग एट द सैंपल अंडर द माइक्रोस्कोप, अब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। द रिसर्चर यूजेस द ग्रिड टू मैनुअली काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन द सर्टेन एरिया, और रिसर्चर जो होते हैं वो ग्रिड की मदद से नंबर ऑफ सेल्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। ये ग्रिड्स हैं, स्क्वायर्स हैं, एक बड़े स्क्वायर्स होते हैं, एक छोटे स्क्वायर्स होते हैं, उनमें कितने प्रेजेंट हैं पार्टिकल्स, उसी की मदद से काउंट करके सेल काउंट किया जाता है, काउंटिंग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो आपको जानना जरूरी है वो चीज बता रहा हूँ। द डेप्थ ऑफ द सिंक इज प्री डिफाइंड, दस द वॉल्यूम ऑफ द, मतलब वो जो डेप्थ होता है इस सिंक का,
मतलब न्यूबास चैम्बर बोलो या फिर काउंटिंग चैम्बर बोलो, ठीक है, या फिर हीमोसाइटोमीटर बोलो। उसके मिडिल में क्या था, सिंक था, और जो कितना सिंक होगा, कितना गड्ढा होगा, वो एकदम प्री डिफाइंड होता है, वेल कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। दस द वॉल्यूम ऑफ द काउंटर कल्चर कैन बी कैलकुलेटेड। तो एकदम जब हम उसमें ड्रॉप ऑफ काउंटर कल्चर डालते हैं, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका सिर्फ वॉल्यूम, उसका क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वंस यू हैव ऑब्टेन द टोटल सेल काउंट, सेल कॉन्सेंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम। अगर एक बार हम पीसी मतलब टोटल सेल काउंट कैलकुलेट कर लिए, तो हम कॉन्सेंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेल का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। तो टोटल सेल पर ml, तो टोटल सेल पर ml इज इक्वल टू टोटल सेल काउंट इनटू डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन, देखो क्या लिखा, इसको समझते हैं नीचे से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डायलेटेड योर सैंपल 1:1 विथ ट्रिपैन ब्लू, ठीक है, आपने क्या काम किया, सैंपल को डाइल्यूट किया 1:1 विथ ट्रिपैन ब्लू एंड यू काउंटेड 325 सेल्स इन 4 कॉर्नर्स। कितने सेल काउंट किए तुमने, 325 सेल काउंट किए, कितने कॉर्नर्स में, 4 कॉर्नर स्क्वायर में, ठीक है, 4 कॉर्नर स्क्वायर इन द सेंट्रल बिग स्क्वायर। तो सेंट्रल बिग स्क्वायर में आपने कितने, 325 सेल काउंट किए, कितने में से, 4 कॉर्नर स्क्वायर में, ठीक है। तो टोटल सेल पर ml कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। टोटल सेल निकालना है पर ml, मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो क्या काम करेंगे, कितना काउंट था, कितना आपने निकाला, इनटू 2 करेंगे और डाइल्यूशन फैक्टर करेंगे, डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 5 स्क्वायर, ठीक है। बच्चों 5 स्क्वायर नहीं होगा, इसमें 4 स्क्वायर होगा, 4 में से कैलकुलेट किया, 4 स्क्वायर इंटू 10,000 सेल पर ml, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल सेल काउंट करने का सिंपल तरीका ये है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सेल काउंट करने का सिंपल तरीका ये है, आपने 4 स्क्वायर में से, जितने भी स्क्वायर में से कितना सेल है उसको काउंट किया, तो सेल काउंट, टोटल सेल काउंट इंटू डाइल्यूशन फैक्टर इंटू 10,000 सेल पर ml अपॉन नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स लेंगे तो उससे निकल जाएगा। सुनो, इफ यू वांट टू नो हाउ मेनी सेल्स यू हैव इन योर ओरिजिनल सैंपल, अगर आपको जानना है कि ओरिजिनल सैंपल में कितने सेल्स हैं, जस्ट मल्टीप्लाई सेल कॉन्सेंट्रेशन बाय टोटल सैंपल वॉल्यूम। आप क्या काम करो कि आपको हाउ मेनी सेल्स यू हैव इन योर ओरिजिनल सैंपल, ओरिजिनल सैंपल में कितने सेल्स हैं ये पता करना है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, सेल कंसंट्रेशन को टोटल सैंपल वॉल्यूम से क्या कर देना है, कैलकुलेट और मल्टीप्लाई कर देना है। मान लेते हैं इफ योर ओरिजिनल सैंपल वॉल्यूम कितना है, मान लेते हैं 5 ml है, देन तो 5 ml ओरिजिनल सैंपल में कितने सेल काउंट होंगे ये देखते हैं। तो योर सैंपल हैज़ अ टोटल सेल कितने होंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने अभी कैलकुलेट किया, सेल कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, सैंपल के वॉल्यूम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स पता चल जाएगा। तो वही किया, सेल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई विथ सैंपल्स वॉल्यूम, ठीक है, तो उससे हमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स पता चल जाएगा। ये वाला हो गया था ना, चलो 17th स्लाइड देखते हैं। चलो, व्हाट इज मेजर्ड, ठीक है, क्या हम मेजर्ड करते हैं, ये सब पढ़ने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और रिवीजन में तुम्हें पता है कितना समय लगता है, आराम से 5-10 मिनट रिवाइज हो जाएगा। तो व्हाट इज मेजर्ड, ठीक है, क्या क्या मेजर्ड हम करते हैं, तो
रेड ब्लड सेल्स डाटा क्या क्या मेजर करते हैं? टोटल आरबीसी, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, एमसीवी, आरडीडब्ल्यू। तो क्या क्या मेजर करते हैं? आरबीसी की डाटा क्या क्या मेजर करते हैं? पहला तो टोटल आरबीसी कितना है वो, कितना हीमोग्लोबिन है वो, और हिमेटोक्रिट कितना परसेंट कितना है, और एमसीवी, एमसीवी का मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, और आरडीडब्ल्यू मींस रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ये 5 चीजें हम मेजर करते हैं आरबीसी के अंदर, ठीक है। और हम ये व्हाइट ब्लड सेल डाटा क्या क्या है? व्हाइट ब्लड सेल डाटा में है टोटल व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, टोटल व्हाइट ब्लड सेल, और व्हाइट ब्लड सेल काउंटिंग डिफरेंशियल में आल्सो बी ऑर्डर्ड। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी हम करते हैं। एक होता है टीएलसी, एक होता है डीएलसी। तो ये क्या है? टीएलसी, और ये क्या है? डीएलसी काउंट करते हैं, और पीएलटी भी करते हैं, प्लेटलेट काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम मेजर करते हैं। तो देखते हैं आराम से। तो टोटल रेड ब्लड सेल काउंट, काउंट ऑफ द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल इन 1 mm³ ऑफ पेरिफेरल ब्लड, वीनस ब्लड। तो समझते हैं आराम से। तो टोटल रेड ब्लड सेल में क्या काउंट करते हैं? टोटल आरबीसी, भाई कितनी आरबीसी प्रेजेंट है, कितने में, कितने वॉल्यूम में? 1 mm³ ऑफ पेरिफेरल वीनस ब्लड में। काउंट ऑफ द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसी इन, तो टोटल आरबीसी का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ आरबीसी इन 1 mm³ ऑफ पेरिफेरल वीनस ब्लड, ठीक है। ये डाटा याद करना, इन 1 mm³। नेक्स्ट, द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ hemoglobin in the peripheral blood which reflect the number of RBC cell in the blood। मतलब कहने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन कॉन्स्टिट्यूट ओवर 90% ऑफ द रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल का 90% कंपोनेंट कौन कवर करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस। तो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द पेरिफेरल ब्लड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ आरबीसी सेल इन द ब्लड। कहने का इसका मतलब क्या है ये बताता हूँ। जैसे कि डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? एनीमिया। इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन मतलब पॉलीसाइथीमिया। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया एनीमिया, हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया तो बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया। नॉर्मल रेंजेस तो याद ही करने हैं। तो नॉर्मल रेंजेस देखो, आरबीसी में कितने होते हैं? 4.2 से लेके 5.4 इंटू 10⁶ mm³, ठीक है। ये याद करना है आपको। आरबीसी मेल में इतने होते हैं 4.2 से लेके 5.2 इंटू 10⁶ mm³, इतना मेल में होता है आरबीसी, ठीक है। फीमेल में कितना होगा? लगभग 3.6 से लेके 5.2 तक, ठीक है। 3. तो मेल में कंपेरेटिवली ज्यादा आरबीसी होती है 4.2, और इसमें मिनिमम कितनी हो सकती है? 3.6। मेल में मिनिमम 4.2 होती है, और मैक्सिमम दोनों का सेम ही है, नहीं सेम नहीं है। ये 5.0 है, ये लगभग 5.2, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कितनी हो सकती है? 4.5 से लेके 10.5 तक। तो डब्ल्यूबीसी काउंट कितना हो सकता है? 4.5 टू लेके 10.5 तक इंटू 10⁻³ mm³, ठीक है, mm³। तो आरबीसी काउंट फीमेल में 3.6 से लेके 5, आरबीसी काउंट इन मेल कितना है? 4.2 से लेके 5.2 इंटू 10⁻³ mm³। डब्ल्यूबीसी याद करना है हमें 4.5 से लेके 10.5 इंटू 10⁻³ mm³। याद है, यहाँ 10⁻⁶ mm³ है, यहाँ 10⁻³ mm³, ये याद किए थे ना। हिमेटोक्रिट, तो एचसीटी हिमेटोक्रिट फीमेल में कितना परसेंट होता है? 36 से लेके 48% फीमेल में, और मेल में कितना? 42 से लेके 52%, ठीक है। ये इसी की तरह है एकदम। देखो आरबीसी कितना था? 3.6, तो मिनिमम कितना था? 3.6, तो यहाँ भी कितना है? 36, ये 5.0, ये लगभग 48, तो लगभग सेम ही लग रहा है, ठीक है। परसेंटेज आरबीसी और हिमेटोक्रिट परसेंटेज सिमिलर जैसे लग रहे हैं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है? फीमेल में कितना है? 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है, और मेल में कितना होता है? 14 से लेके 17.4
ग्राम पर डीएल होता है। प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 140 से लेके 140 टू 400 इंटू 10³ mm³ तक होता है। ये सारे काउंट याद करने हैं हमें अभी, ठीक है। तो आरबीसी कितना है अभी याद किया, 3.6 से लेके 5 पॉइंट, ठीक है, इंटू 10⁶ mm³ किसमें? फीमेल में। वही अगर बात करें मेल में तो 4.2 से लेके 5.2। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें तो कितना है? 4.5 टू 10.5, ठीक है, बस इसमें 10³ mm³ होगा। एचसीटी सेम एज आरबीसी, जैसे फीमेल में कितना है? 36 से 48% और मेल में कितने हैं? 42 से लेके 52%। हीमोग्लोबिन 12 से 16 तक फीमेल में और मेल में 14 से लेके 17.4 ग्राम पर डीएल। प्लेटलेट कितना हो सकते हैं? तो 140 से लेके 400 इंटू 10³ mm³ तक। तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। देखो, टेस्ट रिजल्ट विल वेरी बेस्ड ऑन योर सेल काउंट, ठीक है। सेल काउंट पे टेस्ट रिजल्ट डिपेंड करता है। जैसे कि ब्लड सेल्स काउंट दैट आर टू हाई, मान लेते हैं ब्लड सेल्स जिनका काउंट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। ब्लड सेल्स काउंट दैट आर टू हाई और टू लो कुड सिग्नल अ वाइड रेंज वैरायटी ऑफ कंडीशन इंक्लूडिंग। अब देखो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं अगर ब्लड सेल काउंट ज्यादा हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत ही कम हो जाए, क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पहला डिसऑर्डर आयरन और अदर विटामिन्स एंड मिनरल डेफिशिएंसी। आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स डेफिशिएंसी हो सकती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, बोन मैरो प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन और रिएक्शन फॉर टू मेडिकेशन, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आयरन, मिनरल, विटामिन्स डेफिशिएंसी हो सकती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं, बोन मैरो प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकता है दवाई दे दिया उसका ज़्यादा रिएक्शन हो जाए तो रिएक्शन टू मेडिकेशन हो सकता है, और मे भी इन्फेक्शन के कारण भी हाई और लो आरबीसी हो सकता है, तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के कारण। चलिए डिफरेंशियल काउंट के बारे में बात करते हैं। द ब्लड डिफरेंशियल टेस्ट, जिसको द ब्लड डिफरेंशियल टेस्ट कैन डिटेक्ट एबनॉर्मल और इमेच्योर सेल। तो डिफरेंशियल टेस्ट, ब्लड डिफरेंशियल टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? एबनॉर्मल या फिर इमेच्योर सेल को डिटेक्ट करता है। तो एबनॉर्मल और इमेच्योर सेल को डिटेक्ट करता है कौन? ब्लड डिफरेंशियल टेस्ट। इट कैन ऑल्सो डायग्नोस, ये और क्या क्या डायग्नोस कर सकता है? इन्फेक्शन डायग्नोस कर सकता है, इन्फ्लेमेशन डायग्नोस कर सकता है, ल्यूकीमिया एंड ऑल्सो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। तो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ल्यूकीमिया एंड ऑल्सो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, ये सब डिटेक्ट हो सकते हैं। तो डिफरेंशियल ब्लड काउंट गिव रिलेटिव परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड ऑल्सो हेल्प रिवील एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स पॉपुलेशन। तो डिफरेंशियल ब्लड काउंट से हमको रिलेटिव परसेंटेज पता चल सकता है, रिलेटिव परसेंटेज पता चल सकता है ईच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी का, ईच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स के रिलेटिव परसेंटेज पता करना है तो डिफरेंशियल ब्लड काउंट कराओ तो रिलेटिव परसेंटेज ऑफ डब्ल्यूबीसी पता चल जाएगा। और ये इससे ऑल्सो हेल्प रिवील, इससे आपको एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी पता चलेगा, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स पॉपुलेशन के बारे में भी पता चलेगा। तो ब्लास्ट, ब्लास्ट मीन्स इमेच्योर सेल्स, किसी के आगे ब्लास्ट लगा है तो इमेच्योर सेल्स, ठीक है, किसी के आगे साइट लगा है तो मैच्योर सेल। तो ब्लास्ट, इमेच्योर ग्रेन्युलोसाइट्स, सर्कुलेटिंग लिम्फोमा सेल्स इन द पेरिफेरल ब्लड, तो इनके बारे में आपको पता चल जाएगा। इमेच्योर ग्रेन्युलोसाइट्स कितनी है, सर्कुलेटिंग लिम्फोमा प्रेजेंट है, लिम्फोमा सेल्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। तो रेफरेंस रेंज फ्रॉम डिफरेंशियल वाइट ब्लड सेल काउंट इन नॉर्मल एडल्ट, तो ये डिफरेंशियल वाइट ब्लड सेल काउंट है, तो डीएलसी बोलते हैं इनको, डीएलसी, ठीक है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये जनरल है, नॉर्मल है, तो नॉर्मली आपको याद करना होगा नॉर्मल क्या क्या है। पहले परसेंटेज याद कर लेते हैं, तो कितना है 40 से 80%, न्यूट्रोफिल्स कितने 40 से 80%, लिम्फोसाइट कितने 20 से 40%, मोनोसाइट कितने 2 से 10%, इओसिनोफिल्स कितने 1 से 6% और बेसोफिल्स कितने 1 से 2%। तो बेसिकली परसेंटेज है, नॉर्मली
सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल्स, फिर प्रेजेंट होता है उससे कम लिम्फोसाइट, उससे कम होता है मोनोसाइट, फिर होता है इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स और लगभग बेसोफिल्स बहुत ही नाम मात्र 1 से 2% होता है, 1 से 2% भी कम, उससे भी कम होता है। तो ये लगभग मान लेते हैं 60% या 65% के आसपास होता है, लेकिन रेंज जो वेरी कर रही है 40 से 80% मान लेते हैं। और लिम्फोसाइट लगभग होता है 15% होता है, 20% लगभग होता है, 20 से 15% होता है, लेकिन हम कितना मान रहे हैं, रेंजेस 20 से 40% मान रहे हैं। मोनोसाइट लगभग 10% होता है, लेकिन रेंज देखा जाए तो 2 to 10% होता है। और जो इओसिनोफिल्स है ये कितना हो सकता है, 1 से 2% हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज 1 से 6% लिखा है। और ये कितना है, 1 से 2% से कम है, मतलब 1-2% से कम ही है, ये 1 से 2% पाया जा सकता है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स के नॉर्मल काउंट है, ठीक है। अगर वैसे वैल्यूज याद करने हैं तो याद कर सकते हो, 2 से लेके 7 इंटू 10⁹ पर लीटर, ठीक है। 2 से लेके 7 न्यूट्रोफाइल 2 से लेके 7 इंटू 10⁹ पर लीटर, ये याद कर सकते हो। लिम्फोसाइट है 1 से लेके 3 और मोनोसाइट है 0.2 से लेके 1 तक, और इओसिनोफिल्स है 0.02 से लेके 0.5 तक, और बेसोफिल्स है 0.02 से लेके 0.1 तक, ठीक है। इंटू 10⁹ पर परसेंटेज भी याद कर लो और उसको भी लगभग याद कर लो, हो सकता है एमसीक्यूज में आ सके। रेफरेंस रेंज में वेरी डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन स्टडीज, मतलब ये रेंजेस वेरी कर सकते हैं इंडिविजुअल लैब में इंस्ट्रूमेंट की वजह से और मेथड, अलग अलग मेथड यूज करने की वजह से, ठीक है। तो रेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज तो याद करना ही है। चलो व्हाइट ब्लड सेल काउंट देखते हैं। अकाउंट ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट इन 1 mm³ ऑफ पेरिफेरल ब्लड। जैसे टोटल आरबीसी काउंट किसमें करते थे, टोटल आरबीसी प्रेजेंट इन 1 mm³ ऑफ पेरिफेरल ब्लड, वैसे ही डब्ल्यूबीसी भी सेम, टोटल डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट काउंट इन 1 mm³ ऑफ पेरिफेरल ब्लड, ठीक है। अब क्या होता था, हीमोग्लोबिन कम है तो बोलते थे एनीमिया, हीमोग्लोबिन ज्यादा है इन आरबीसी उसको बोलते थे पॉलीसाइथीमिया। अगर देखो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कम है तो बोलेंगे ल्यूकोपीनिया, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा है तो बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। सी आ रहा है, जैसे साइथीमिया नंबर ज्यादा था, पॉलीसाइथीमिया मतलब हीमोग्लोबिन ज्यादा है। यहाँ देखो सी यहाँ भी आ रहा है, तो ल्यूकोसाइटोसिस मतलब नंबर ऑफ आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी ज्यादा है। पीनिया मतलब डब्ल्यूबीसी क्या है, कम है, ल्यूकोपीनिया। चलिए, a lab specialist put a drop of blood from your sample on a clear glass slide and smear it with spread the blood around, ठीक है। चलो इसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं।